वेलकम बैक बच्चों टू योर ओन चैनल डेव क्लासेस। तो पिछला वीडियो 2 महीने पहले आया था क्योंकि बीच में मुझे टाइम नहीं मिला वीडियो बनाने का, इसलिए आज हम थोड़ा सा लंबा वीडियो बनाएंगे जिसमें मैं ये चैप्टर मैक्सिमम कवर करने का ट्राई करूँगा। सो लास्ट टाइम हमने फूड डेट्रिटस फूड चेन पर स्टॉप किया था। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा तो आप वो देख लीजिए। और अभी हम शुरू करेंगे फूड वेब से। तो फूड वेब क्या होता है? आपको फूड चेन पता है ना? फूड चेन मैंने आपको पहले इसमें एक्सप्लेन किया है। ये पहला मैंने आपको बोला है, अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो पहला वीडियो जाके देख लीजिए, पार्ट 2 और पार्ट 1, जिससे आपको ये पार्ट समझने में आसानी होगी और आपको ये समझ में आएगा, क्योंकि पार्ट 1 और पार्ट 2 के बेसिस पे ही पार्ट 3 का थियरी है। ठीक है, तो फूड वेब पहले हम समझ लेंगे। मैनी फूड चेन्स एग्जिस्ट इन एन इकोसिस्टम, but these food chains are not independent. In ecosystem, one organism does not depend wholly on another. The resources are shared specifically at the beginning of the chain. Thus, the food chains interrelate. This type of interrelationship links the individual of the whole community. In this way, food chains become interlinked. A complex interrelated food chains make up a food web. Food web maintains the stability of the ecosystem. Most ecosystems are highly complex and consists of an extremely wide variety of species. Food web maintains the stability of the ecosystem. The greater number of alternative pathways are more stable is the community of living beings. तो बच्चों ये क्या बोल रहे हैं? फूड वेब जो होता है ना, वो बहुत सारे फूड चेन्स का एक क्लस्टर होता है। अभी देखो, ये ना एक फूड वेब है। फूड चेन क्या होता है आपको मैंने पहले समझाया था। देखो, ग्रास हॉपर खाएगा, उसको ग्रास हॉपर को फ्रॉग खाएगा और फ्रॉग को हॉक खाएगा। सिंपल। 4 एनिमल स्पीशीज आप कह सकते हो, उनका कौन किसी को खाता है, इसका फूड चेन है। तो अभी इसी का कॉम्प्लेक्स वर्जन जिसमें बहुत सारी आ जाते हैं फूड चेन्स, उसको हम कहेंगे फूड वेब। जैसे कि देखो, अभी सबसे पहले आता है प्राइमरी प्रोड्यूसर्स जो कि है प्लांट्स। आज में थोड़ा सा खांसी हुआ है तो मुझे माफ़ करना। सो प्लांट्स जो प्रोड्यूस करते हैं खाना अपना, आपको पता है ह्यूमंस अपना खुद का खाना नहीं प्रोड्यूस कर सकते, दे इधर डिपेंड ऑन एनिमल्स और प्लांट फॉर द न्यूट्रिशन। तो प्लांट्स को कौन खाएगा भाई? प्लांट्स को खाएगा रैबिट, माउस, डियर। ठीक है, तो ये तीनों क्या हो गए? ये तीनों हो गए प्राइमरी कंज्यूमर्स जो प्लांट्स को खाते हैं, इनको कहेंगे प्राइमरी कंज्यूमर्स। अभी जो इन तीनों को खाएगा ना, उनको हम कहेंगे सेकेंडरी कंज्यूमर्स। तो सपोज डियर को कौन खाएगा? ये कौन सा प्राणी है मुझे समझ नहीं आ रहा। चलो हम इसको टाइगर तो नहीं हो सकता ये, हम इसको सपोजिटली चीता या फिर टाइगर ही मान लेते हैं तो ये टाइगर है और ये खाएगा रैबिट को या फिर डियर को। डियर्स को तो मोस्टली खाते हैं बिकॉज वो बहुत ज़्यादा वाइडली अवेलेबल होते हैं और इनका ही मोस्टली शिकार होता है जंगलों में, आपने देखा होगा। तो ये डियर को खाएगा और फिर इसको कौन खाएगा? लायन, किंग ऑफ द जंगल। सब कुछ खा सकता है भाई, ये आपको भी खा लेगा अगर आप गए तो ठीक है, तो ये जो लायन होगा ये इसको खाएगा। ये डायरेक्टली ये नहीं खाएगा, लायन डायरेक्टली प्रोड्यूसर्स नहीं खा सकता। आपने देखा है कभी लायन को घास फूस खाते हुए? हाँ, लायन को पेड़ के पत्ते खाते हुए, कितना अजीब लगेगा वो देखने में भी। सेम वे आपने कभी डियर को देखा है लायन खाते हुए? कभी नहीं देखा होगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ। जहाँ पे आप देखोगे मैं आपको 1 लाख रुपए दे दूंगा तो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि ये सेट है, एक एग्जाम सेट है कि ये इसको खाएगा, ये इसको खाएगा और ये इसको खाएगा। ये नेचर ने बनाया है नियम, इसके खिलाफ नहीं हो सकता कुछ। सो इस पूरे चेन को हम फूड वेब कहेंगे। ये इसको खाएगा, ये इसको भी खा सकता है, ये इसको खाएगा, ये इसको खाएगा और ये इसको खाएगा। फिर ये ऐसा नहीं ना कि ये इसी को खाएगा, ये इन तीनों में से किसी को भी खा सकता है और ये तो सबको खा सकता है, इसको छोड़ के ये सबको खा सकता है। ठीक है, तो आई होप आपको फूड चेन समझ आ गया होगा। अभी हम चलेंगे फूड चेन और फूड वेब के डिफरेंस पे। ये आपके एग्जाम में आएगा, तो मैं इसको पेन से मार्क कर देता हूँ। ये चीज़ आपके एग्ज़ाम में आने का चांस है। तो फूड चेन और फूड वेब, आपको इनमें से कोई भी 3 पॉइंट्स लर्न करने, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 3 मार्क, मैक्सिमम 3 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर। तो क्या होंगे 3 पॉइंट्स? अ लीनियर पाथवे शोइंग द फ्लो ऑफ एनर्जी। फूड चेन क्या है? एक लीनियर पाथवे, एक लाइन में पाथवे जो कि फ्लो ऑफ एनर्जी को शो करता है। वेराज अ गैदरिंग ऑफ नेटवर्क्स शोइंग द फ्लो ऑफ एनर्जी, ये एक नेटवर्क है। ये कॉम्प्लेक्स है ना, नेटवर्क है। ये कैसा है? सिंपल। ये ग्रास हॉपर खाएगा, ग्रास हॉपर को फ्रॉग खाएगा, फ्रॉग को हॉक खाएगा। सिंपल। ये कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है एक। ठीक है, फिर एन ऑर्गेनिज्म ऑफ हायर ट्रॉफिक लेवल फीड्स ऑन वन स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म ऑफ द लोअर ट्रॉफिक लेवल।
एन ऑर्गेनिज्म ऑफ हायर ट्रॉफिक लेवल मे फीड ऑन मोर मेंबर्स ऑफ लोअर ट्रॉफिक लेवल। अभी ये पॉइंट का एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताता हूँ। जो मैंने आपको इसमें बताया वो सेम पॉइंट है ये। एन ऑर्गेनिज्म ऑफ हायर ट्रॉफिक लेवल, हायर, ये हायर है ना, इनको हम इन दोनों में से आपको अगर पूछा, बाकी सब कुछ आप साइड रख दो, आपको प्लांट और डियर में पूछा कि हायर ट्रॉफिक लेवल पे कौन है, कौन ज़्यादा सुप्रीम है, हायर है, तो आप क्या बोलोगे? डियर, क्योंकि वो इधर उधर घूम सकता है भाई, अपना मस्त खुले में रह सकता है, हायर है, सुप्रीम, तो ये इसको खाएगा। बट कभी भी पेड़ इसको नहीं खा सकता, जो मैंने आपको बोला। किधर गया वो पॉइंट? हाँ, एन ऑर्गेनिज्म ऑफ हायर ट्रॉफिक लेवल फीड्स ऑन वन स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म ऑफ द लोअर ट्रॉफिक लेवल। इसमें एन ऑर्गेनिज्म ऑफ हायर ट्रॉफिक लेवल में फीड ऑन मोर मेंबर्स ऑफ लोअर ट्रॉफिक लेवल, जो मैंने आपको बोला। ये अभी ये सेट है ना कि ये इसको खाएगा, ये ये इसको नहीं खा सकता, लेकिन ये जो है ना, ये प्लांट छोड़ के ये सबको खा सकता है, जो फूड वेब में आता है। ठीक है। Food chain has no effect on the adaptability and competitiveness of organisms. Food web improves the ability and competitiveness of an organism. The instability increases due to the increasing number of separate and confined food chains. Stability increases due to the existence of the complex food chains. If one group of organism is extinct, the whole chain will be disturbed or disconnected. The food web does not get disturbed by the disturbance of one group or of organisms. ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया डिफरेंस इन दोनों के बीच का। इनमें से आप कोई भी 3 पॉइंट्स में तो कहूँगा। देखो, पहला पॉइंट जो है ना, काफ़ी सिंपल है, वो आप करिए। फिर ये सेकंड पॉइंट भी बहुत ईजी है आपको समझ आने के लिए। और थर्ड पॉइंट, पहले 3 पॉइंट आप कर लीजिए, वो सिंपल भी याद भी रहेंगे। बाकी थोड़े से कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, अगर आपको हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एवरेजली बच्चों को नहीं लर्न होते इतने हार्ड पॉइंट्स, तो मत कीजिए। फिर हम आएंगे फूड पिरामिड पे। फूड पिरामिड क्या है, इसका मैं आपको ना एक पेपर, एक सेकंड रुकिएगा, तो इसको मैं आपको एक पेपर पे समझाता हूँ। फूड, आपको पता है ना पिरामिड क्या होता है? पिरामिड सबको पता है क्या होता है। एक ट्रायंगुलर से स्ट्रक्चर है भाई, इजिप्ट में होता है ना। ओके, ये एक पिरामिड है, ठीक है। ट्रायंगुलर से स्ट्रक्चर होता है 3D में, उसको आजू बाजू को भी ऐसे ट्रायंगुलर ऐसा, और पीछे से भी होता है ऐसा, फिर ठीक है। तो इसको हम कहते हैं फूड पिरामिड, मतलब ये 4 साइड्स होते हैं। या अभी मैं 2D पेपर है ना, 3D में आपको दिखता है अच्छे से, पर ये 2D है इसलिए कोई बात नहीं। तो हम पहले पढ़ लेंगे, उसके बाद समझेंगे क्या होता है। The trophic structure of an ecosystem can be indicated by the means of ecological pyramid. At each step in the food chain, a considerable fraction of the potential energy is lost as heat. As a result, organisms in each trophic level pass on lesser energy to the next trophic level that they actually receive. This limits the number of steps in any food chain to 4 or 5. Longer the food chain, lesser the energy is available for final numbers. Because of this tapering off of available energy in the food chain, a pyramid is formed that is known as ecological pyramid. The higher the steps in ecological pyramid, the lower will be the number of individuals and larger their size. In a food pyramid, the base trophic level is occupied by the producer, elements, plants, algae, diatoms, and other hydrophytes, which are most abundant. At the second trophic level come the herbivores or zooplanktons, which are lesser in number than producers. The third trophic level is occupied by the carnivores, which are still smaller in number than the herbivores, and the top is occupied by few top carnivores. Thus, in an ecological food pyramid, there is a relative reduction in number of organisms and an increase in the size of body from base to apex of the pyramid. The relationship between the amount of energy accumulated and the amount of energy utilized within the trophic level of food chain has an important bearing on how much energy from one trophic level passes to the next trophic level. In the food chain, the ratio of output of energy to input of energy is referred to as ecological efficiency. तो ecological efficiency क्या है, हम पे उसके measures लिख लेते हैं. Ecological efficiency can be measured on the following parameters. Ingestion, the amount of ingested food or energy taken by trophic level. Assimilation, the amount of food absorbed and fixed into energy-rich organic substances which are stored or combined with other molecules to build complex molecules such as proteins, fats, etc. Respiration, the amount of energy lost in metabolism. तो बच्चों, इसका जो है ना फूड पिरामिड का, आपको डेफिनेशन में बोला कि ये जो है ना, एक ट्रायंगल होता है, ठीक है।
थोड़ा सा ये अजीबोगरीब ट्रायंगल हो गया, बट ठीक है कोई बात नहीं। तो इसके ना पहला पार्ट होता है, दूसरा प्रोड्यूसर्स हेर्बिवोर्स, ठीक है ये पार्ट। तो इस पार्ट पे आते हैं प्रोड्यूसर्स, या फिर हम कह सकते हैं प्लांट्स। तो जो प्लांट्स होते हैं ना वो अबंडेंस में ज़्यादा है, ठीक है, उनके पास एनर्जी ज़्यादा होगी, न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होंगे। बट जैसे ही ये डियर या वो खाएगा तो उसके न्यूट्रिएंट्स कम हो जाएंगे, उसकी जो फॉर्म है वो कम हो जाएगा। तो ये यहाँ पे डियर हम एग्जांपल लेते हैं, ऐसा नहीं कि डियर अकेला है, बट एग्जांपल के लिए वो बेस्ट एग्जांपल है। तो ये डियर, अभी ये डियर को कौन खाएगा भाई? इसको हम देखेंगे चीता। चीता, तो चीता डियर को खाएगा और न्यूट्रिशन कम हो जाएगा। और फिर ये नहीं है, ये डायरेक्टली इस टर्शरी कंज्यूमर से लायन, लायन मुझे लगता नहीं चीता को खाता है, बट ठीक है हम एग्जांपल के लिए मान लेंगे, आप क्लैरिफाई कर लेना वो चीज़ को। तो चीता को लायन खाएगा और फिर एनर्जी उसको पास ऑन हो जाएगी। तो एनर्जी आपने क्या देखा, ये सबसे बड़ा सेक्शन है, तो इसमें एनर्जी सबसे ज़्यादा थी। फिर एनर्जी इसको पास ऑन हुई तो एनर्जी वापस लो हो गई। फिर एनर्जी इसको पास ऑन हुई, थोड़ी लो हो गई, और इसको आते आते बहुत ही कम हो गई एनर्जी, ठीक है। और हालांकि देखा जाए तो सबसे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत इसी को है इन सब में। नेक्स्ट, द साइक्लिंग ऑफ मटेरियल्स। भाई कितना लंबा चैप्टर है ये, कार्बन साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल है, इकोलॉजिकल सक्सेशन। ओके, तो मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आज ना बच्चों हम वाटर साइकिल पढ़ेंगे पूरा, और कार्बन साइकिल हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, इकोलॉजिकल सक्सेशन, और हाँ अगले वीडियो में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। इस वीडियो में हम सिर्फ इतना ही करेंगे, वाटर साइकिल, या फिर मैं ट्राई करूँगा कार्बन साइकिल भी, करीब छोटा सा ही है कार्बन साइकिल भी। आप लोगों के बहुत सारे मुझे प्यारे प्यारे कमेंट्स आए, और मैंने सारे कमेंट्स पढ़े, आपको सबको हार्ट्स भी दिए, लाइक्स भी दिए कमेंट्स को। बहुत अच्छे की भाई सर, पार्ट 3 बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। ये वीडियो भी जल्दी आने वाला नहीं था, बट आप लोगों के एग्ज़ाम्स ये कंसिडर करते हुए मैंने ये वीडियो बनाया, और जल्दी जल्दी अभी वीडियो डालूंगा मैं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स नज़दीक आ रहे हैं, तो आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। और आपने पूछा कि मैं बाकी कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ा सकता हूँ, तो बच्चा पढ़ाने के लिए मुझे कुछ है नहीं, लेकिन ना टाइम नहीं मिलता मुझे, तो मैं ज़रूर ट्राई करूँगा कि एक आध और सब्जेक्ट में ऐड करूँ। बायोलॉजी है, या फिर मैथमेटिक्स है, या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री में पढ़ा सकता हूँ अच्छे से, केमिस्ट्री मुझे अच्छे से आएगा आपको सिखाना। तो अगर आपको पसंद आ रहा है मेरा टीचिंग, तो मुझे कमेंट करना कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाऊँ, जिसके ज़्यादा कमेंट होंगे जिस सब्जेक्ट के, वो सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊँगा। ओके, तो फिर हम द साइक्लिंग ऑफ मटेरियल्स, तो ये पैराग्राफ मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, इसका सिर्फ आप मार्किंग्स ले लो, ये मार्किंग। हम डायरेक्टली शुरू करेंगे वाटर साइकिल पे, क्योंकि ये कुछ इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। तो वाटर साइकिल क्या है भाई? वाटर साइकिल ना हम 6th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं। ये चीज़, आसमान में बादल होंगे, बादल का पानी नीचे आएगा, नीचे से इवापोरेट होगा सूरज की मदद से, और फिर वापस ढक बन के जाएगा वो, मतलब वापस वो क्लाउड्स के फॉर्म में आ जाएगा पानी, वाटर वेपर के होते हुए वो इवापोरेट होगा और ऊपर जाएगा एटमॉस्फेयर में, और वो एटमॉस्फेयर में फिर क्लाउड बनेगा उसका वापस। ये हम सबको पता है। लेकिन ना बच्चों, ये ना जो है ये छोटे बच्चों का डेफिनेशन है। हम अब क्लास 9th में आ गए ना, तो हमको क्लास 9th के हिसाब से उनको आंसर देने पड़ेंगे, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। कॉन्सेप्ट सेम है, सब कुछ सेम है, आपको पता भी है, लेकिन वर्ड्स, टर्म्स, डेफिनेशंस, इन सब के आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। तो वो मार्क्स, ये सब देखो, इवेपोरेशन आपको पता है, ट्रांसपीरेशन पता होगा, अभी आपका चैप्टर भी होगा, कंडेंसेशन पता है, प्रेसिपिटेशन आपको नहीं पता होगा शायद, मैं जिसकी कुछ लोग को नहीं पता होगा, मोस्ट लोग को पता होगा, तो उनके लिए मैं सिखाऊंगा। तो हम पहले स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, आपको पता है हम कैसे पढ़ते हैं, तो स्टार्टिंग से हम पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे, फिर एक्सप्लेनेशन करूंगा मैं, और उसके बाद नेक्स्ट पे मूव करेंगे। The rainwater runs along the ground and flows into the river or falls into the sea. The water that falls on the ground is absorbed by the soil, which gets collected as groundwater. The plants take up good water and use it during photosynthesis. However, some portion of water absorbed is lost by the plants during the process of transpiration. ट्रांसपीरेशन, देखो पहला टर्म मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ट्रांसपीरेशन का, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये आपको 10th में भी है। तो ये पेन को क्या हो गया, तो देखो ये है, अभी एक सिर्फ आप कंसिडर करना, मेरे ड्राइंग पे मत जाना। ये है पेड़, ये पेड़ में होंगे पत्ते, ठीक है, पत्ते बना देते हैं हम, पत्ते बना देते हैं। ये पेड़ में होंगे
पत्ते, बहुत सारे पत्ते हैं ऐसे। इनको ये आप कंसिडर करना पत्ते हैं, वो ड्राइंग बहुत ख़राब है वो अलग बात है, ठीक है। तो ये पत्ते जब सनलाइट होती है ना, ये सनलाइट जब इन पत्तों पे पड़ती है ना, तो इन पत्तों के अंदर क्या होता है, पानी होता है ना, क्योंकि रूट्स से ऑब्जॉर्व करते हैं प्लांट्स पानी। तो रूट्स जब पानी ऑब्जॉर्व करते हैं तो वो पत्तों के यहाँ पे आता है। आपने सुना होगा कि लीव्स आर द किचन ऑफ द प्लांट, हाँ ये बात सुनी होगी आपने। तो ये पत्तों पर जब सनलाइट आती है ना, तो इनमें स्टोमाटा की मदद से, स्टोमाटा पता है ना आपको, स्टोमाटा पता है ना सबको, या वो भी समझाओ? अगर डाउट होगा, किसी को नहीं पता होगा तो कमेंट करो भाई, मैं अभी नहीं समझाऊंगा वीडियो में, क्योंकि फिर बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, फिर बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। तो जो ये पत्ते होते हैं ना, इनमें स्टोमाटा होता है। और ये जो स्टोमाटा है, ये जब इस पे सनलाइट पड़ता है पत्तों पर, तो ये स्टोमाटा के जो पोर्स होते हैं ना, उनमें से वाटर वेपर रिलीज होता है। जो पानी ये प्लांट ऑब्जॉर्व करते हैं ना, एक्सेस जो पानी होता है, अभी आपको सपोज पानी पीना है 1 गिलास, लेकिन आपको पिला दिया मैंने 2 गिलास। तो जो 1 गिलास पानी होगा, आपकी बॉडी को नीड तो एक ही गिलास के पानी की है ना, तो 1 गिलास एक्स्ट्रा है। तो आप वो किस फॉर्म में एक्सक्रीट आउट करोगे, या फिर स्वेट आउट करोगे? हाँ, वो एक्स्ट्रा पानी आप अपनी बॉडी में नहीं रखोगे, उसको कैसे भी यूरिन के फॉर्म में या फिर स्वेट के फॉर्म में एक्सक्रीट करोगे, या बाहर फेंकोगे बॉडी के। सेम वे में जब प्लांट्स में एक्स्ट्रा पानी होता है ना, तो ये जो सन होता है, अपने सन को मस्त स्माइली बना देंगे। आहा। तो ये जो सन होता है, ये जब इसका रेज जब पत्तों पे पड़ता है ना, तो ये पत्ते स्टोमाटा की मदद से वाटर वेपर रिलीज करते हैं, और जो एक्सेस जो पानी होता है वो लॉस्ट हो जाता है इसमें से। बट कभी कभी कुछ प्लांट्स में ऐसा होता है ना बच्चों, जो पानी चाहिए वो भी वो लॉस्ट हो जाता है ट्रांसपिरेशन की मदद से। तो वो पत्ता सूख जाता है और प्लांट मर जाता है फिर। तो इसलिए कुछ प्लांट्स होते हैं जो अपनी लीव्स को ना ट्रांसपिरेशन की वजह से रोल कर लेते हैं। अभी सपोज हमारा लीफ कैसा होता है, ऐसा है ना, तो ये ऐसे ऐसे अंदर की तरफ रोल हो जाता है जब सूरज आता है, तब ऐसे प्लांट्स होते हैं, ठीक है। तो आपको ट्रांसपिरेशन समझ आ गया भाई। इवापरेशन सबको पता है, जब सरफेस वाटर पे सनलाइट पड़ती है तो पानी इवापोरेट होता है, वो है इवापोरेशन। फिर कंडेंसेशन क्या है? द प्रोसेस बाय विच वाटर वेपर इज कन्वर्टेड बैक इनटू लिक्विड कॉल्ड कंडेंसेशन। वाटर वेपर क्या है? गैस है, गैशियस स्टेट में होता है। तो जब ये वाटर वेपर कूल डाउन होता है, ठंडा हो जाता है, तो ये वापस लिक्विड पानी बन जाता है। मतलब पानी पहले भाप बनता है, वाटर वेपर बनता है, और फिर ठंडा होने के बाद वापस पानी बन जाता है। इसलिए आपने देखा होगा, देखो जब बहुत ठंडिया होती है, ठंडी का मौसम होता है, तब प्लांट्स के ऊपर ना, बाहर आप जाते हो ग्रास के ऊपर स्पेशली, पानी की बूंदें होती है। तो ये क्या होता है, एटमॉस्फेरिक जो वाटर वेपर होता है ना, वो ठंडा होने की वजह से कंडेंस हो जाता है और वो प्लांट्स के ऊपर आ जाता है, और इसलिए आपको पानी के ड्रॉप्स दिखते हैं प्लांट्स के ऊपर, ग्रास के ऊपर। फिर प्रेसिपिटेशन, वाटर रिटर्न्स टू द अर्थ थ्रू प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ रेन, स्लीट, स्नो और आइस। प्रेसिपिटेशन क्या है? बारिश। सिंपल, इतना ही याद रखना है। जब जो वाटर अर्थ से जाता है, वही वाटर वापस अर्थ पे आता है इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन, जो कि इसका एग्जांपल क्या है? रेन, स्लीट, स्नो और आइस फॉल, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट डेफिनेशन, जो है इनफिल्टरेशन। The process through which water sinks into the ground is known as infiltration and is determined by the soil or rock type through which water moves. During the process of sinking into Earth's surface, the water is filtered and purified. Depending on the soil type and depth to which the water has sunk, the groundwater becomes increasingly purified. The deeper the water, the cleaner it becomes. ये इसका एक सिंपल मैं आपको बताऊंगा, आप ना ये घर पे एक्सपेरिमेंट ट्राई कर सकते हो। बिस्लरी की बोतल होती है ना, बिस्लरी की बोतल, एक उसको आधे में कट करना है और फिर वो ऐसी बोतल रहेगी, ठीक है। अभी आपको क्या करना है ना, सॉइल, मिट्टी होती है ना, मिट्टी बाहर से आके एक ग्लास, एक कप भर मिट्टी लाने की और इसे डंप करने की है। और इसके ऊपर क्या डालना है, अभी आपको वो खड़ी होती है ना, छोटे छोटे जो वारू बोलते हैं हम, तो वो जो छोटे छोटे रॉक्स होते हैं ना, छोटे छोटे पत्थर, वो इधर डालने के हैं, ठीक है। वो छोटे छोटे रॉक्स डाल दिए, उसके ऊपर वापस फिर सॉइल डालने की, सॉइल की एक लेयर, फिर वापस रॉक्स, फिर वापस सॉइल से एक आपको लेयर बनाने की, और नीचे से ना, नीचे आप एक छोटा सा होल बना देना, एक पाइप या फिर होल बना देना, जिसमें से पानी आ सके नीचे। और आप अगर ऊपर से गंदा पानी डालोगे ना, एकदम गंदा पानी, डर्टी वाटर, डर्टी वाटर, आप अगर ऊपर से डर्टी वाटर डालोगे इसके अंदर, तो ये आप देखोगे, सरप्राइज हो जाओगे। डर्टी वाटर है ना, तो डर्ट है इसके अंदर भी, तो वो कैच कर देती है उसको, और नीचे जो आपको क्लीन वाटर मिलता है, क्या मिलता है? क्लीन वाटर, क्लीन वाटर मिलता है आपको।
या आप ट्राई कर सकते हो घर पर, सिंपल एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। तो वही समझाया हमें इन्फिल्ट्रेशन में, जितना पानी अंदर जाएगा अर्थ के सरफेस में उतना वो प्योर हो जाएगा, क्योंकि अर्थ के सरफेस में क्या है, मिट्टी तो है, मिट्टी प्योर करती है पानी को, सिंपल। मेल्टिंग और फ्रीजिंग भैया ये तो मुझे लगता नहीं आपको सिखाना चाहिए, ये सबको आता है, मैं टाइम वेस्ट नहीं करने वाला, ऑलरेडी वीडियो 24 मिनट की बन गई है। फिर विड्रॉल्स, वी टेक वाटर आउट ऑफ द सिस्टम फॉर वेरियस पर्पसेस लाइक इरीगेशन। विड्रॉल क्या होता है, सिंपल चीज़, हम वेल्स है, वेल्स के अंदर ऐसे किसी किसी को आपने देखा है पानी डालते हुए बाल्टी बाल्टी, नहीं, वेल्स के अंदर एक तो बारिश का पानी होता है या फिर ग्राउंड वाटर होता है, हाँ, अंडरग्राउंड वाटर होता है। तो ये जो पानी हम निकालते हैं ना, तो इससे ग्राउंड वाटर टेबल जो है ना वो नीचे जाता है। तो ग्राउंड वाटर टेबल और वो सब आप आगे टेंथ में आपको सब कुछ है, ईवीएस में, टेंथ का भी मैं पढ़ाऊँगा अगले साल, ठीक है। तो वो आपको सब पढ़ना है, ग्राउंड वाटर टेबल क्या होता है, कैसे ओशन रिप्लेस, आपको ज्योग्राफी में भी है वो नेक्स्ट ईयर टेंथ में। फिर डिस्चार्जेस, वी आर सब्सटेंसेस टू द वाटर विच कुड बी पोटेंट और नॉन पोटेंट पोल्यूटेंट। तो हम कचरा अगर डाल देते हैं पानी के अंदर तो उसको हम डिस्चार्ज करते हैं ना, हम, कोई कचरा होगा, कोई इंडस्ट्रीज़ है, वो कचरा पानी के अंदर डाल देती है, डायरेक्टली फेंक देती है, उनके पाइप से बड़े बड़े कनेक्टेड होते हैं रिवर्स के थ्रू, वो अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, अच्छे ही होते नहीं वो प्रोडक्ट्स भी ख़राब होते हैं उन कंपनी की, लेकिन हम लोग खरीदते हैं वो अलग बात है। तो जब ये कंपनीज जो होती है ये अपने गंदे वेस्ट, हार्मफुल वेस्ट जो होते हैं ना, लिक्विड वेस्ट, उनके बड़े बड़े पाइप्स जो होते हैं ना वो रिवर को कनेक्ट करते हैं और रिवर के अंदर डाल देते हैं, जिससे हमारा रिवर ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो ये वही बोला गया है, और इसकी वजह से फिर पोल्यूशन भी होता है और फिर आपको सब वो हेल्थ कॉजेस होते हैं। तो आज की वीडियो में हमने क्या क्या किया है, फूड वेब किया, फूड पिरामिड किया और वाटर साइकिल किया, द साइकिलिंग ऑफ मटेरियल्स और वाटर साइकिल उसके अंदर का टॉपिक वो किया। तो आपको अगर कोई भी डाउट होगा इस चैप्टर का तो कमेंट कर दो, और नेक्स्ट पार्ट आएगा विद इन 10-15 डेज़, तो उसके लिए सब्सक्राइब करके रखना भाई, नहीं तो आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा, आप भूल जाओगे और फिर है ना आपका गया फिर 9th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड नहीं जाएगा, जैसे आप ये वीडियो ढूंढते आए हो वैसे ढूंढ लोगे, आई नो, बट फिर भी सब्सक्राइब कर दो, उससे आपको आसानी होगी, वीडियो आने पे आपको नोटिफिकेशन भी आएगा और आपको नो बेटर है, वो विन विन सिचुएशन है सबके लिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कोई भी डाउट होगा कमेंट में डालना, मैं ज़रूर आंसर करूँगा, और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी स्टे सेफ, बाय।